हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे सिंथेसिस और आज सिंथेसिस में आज हमारी दूसरी लेक्चर होने वाली है। इसके पहले एक लेक्चर करा दिया गया है और उसका प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, तो आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको पता होना चाहिए कि जो ये चैप्टर है क्लास 12th के लिए एग्जाम में आने वाला है 2 नंबर का, ठीक है। तो आप सभी कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपको क्वेश्चन भी बताए जाएंगे और आपको रूल भी करवाया जाएगा, ठीक है ना। हालांकि आपको रूल इस चैप्टर में आपको पहले बताया जाएगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको अलग से प्रैक्टिस कर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, उसको हम आज देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आज हमें क्या पढ़ना है? क्लॉज। कल की क्लास में हमने ये देखा था कि सिंथेसिस होता क्या है, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको बताया था दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया क्या है वाक्य बनाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि चैप्टर वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन चैप्टर के बारे में क्या है क्या नहीं है कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं ना। उनको बस क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन का आंसर लगा दे, बस उससे मतलब होता है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चैप्टर का मतलब भी जानना है और भी अच्छे से डिटेल से बेसिक में आपको सीखना है, तो पहली क्लास को आप कर लीजिएगा यदि आप आज पहली क्लास कर रहे हैं तो, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं बेटा? तो उसको ही कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है ना। चलिए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं क्लॉज के आधार पे। कौन कौन से? तो आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें आपको मिल जाएगा सिंपल हो जाएगा, है ना, सिंपल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसके बाद में कंपाउंड हो जाएगा। ये मैंने आपको 3 बताया था। और मीनिंग के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी, ये 5 होते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। तो क्लॉज में आपको देखना क्या क्या है? आपको केवल सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है और वर्ब पे। इनको ध्यान रखना है कि इनके टोटल पेयर कितने हो रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, इनके टोटल कितने पेयर हो रहे हैं। जितने ज्यादा पेयर होंगे उतनी ही ज्यादा क्लॉजेस होंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 पेयर है तो क्लॉज कितनी होंगी? 2 क्लॉज होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं। इतना पता लग गया। क्लॉज में आपको क्या देखना है? तो आपको देखना है सब्जेक्ट और क्या देखना है? वर्ब। इन दोनों का हमें पेयर देखना है, और जितनी ज्यादा पेयर होंगी उतनी ही ज्यादा क्लॉज होगा, ठीक है ना। चलिए, एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा ही सेज दैट शी इज रीडिंग अ नॉवेल। इसमें आप में क्या देखना है? इसमें देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कितने हैं और वर्ब कितने हैं, ठीक है। तो आपको इसमें शर्त देख लेते हैं। तो आपको पता लगा कि जो ही है ना वो बेटा क्या है? सब्जेक्ट है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है सर। एक और सब्जेक्ट हम ढूंढ लेते हैं। क्या इसमें आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे सर सी जो है ना वो भी सी है, तो ठीक है बेटा, मान लेते हैं ये भी सी है। सॉरी, ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब हमें क्या सर्च करना है? वर्ब। तो वर्ब आपको नजर आ रहा होगा, सेज हो गया, और एक वर्ब नजर आ रहा होगा, ये हो गया। तो अब बताइए यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट 2 हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सब्जेक्ट कितने हो गए? 2। यहाँ पे वर्ब कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 2। तो ये बताइए टोटल पेयर कितने हो गए? तो आप कहेंगे 2 पेयर। तो टोटल क्लॉजेस कितनी हो जाएंगी? 2 क्लॉज हो जाएंगी। क्लियर है? यहां तक समझ में आया आपको? यहाँ पे टोटल आपको सब्जेक्ट कितने नजर आ रहे हैं? 2, ठीक है ना। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 2। आपको वर्ब कितने नजर आ रहे हैं? 2। तो यानी कि 2 यहाँ पे आपको हर एक चीज नजर आ रहा है। तो टोटल पेयर कितने हो गए? 2 पेयर हो गए और 2 क्लॉजेस हो गई, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस, ठीक है, क्या दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसका हिंदी निकालिए। ही सेज दैट, वह कहता है कि सी इज रीडिंग अ नॉवेल, वह क्या है? एक नॉवेल को पढ़ रही है। यानी कि इसमें जो एक सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर है। कह सकते हैं जो एक सेंटेंस है वो अपना अर्थ पूरा कर रही है, जबकि दूसरा सेंटेंस है वो अपना अर्थ पूरा नहीं कर रही है, ठीक है ना। क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको? एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर क्या है? निर्भर है। और क्या है? एक जो सेंटेंस है वो अपना अर्थ पूरा नहीं कर रही है, और दूसरा वाला जो है वो अपना अर्थ पूरा कर रही है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहेंगे। क्या बोलेंगे? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है ना।
सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और इसको ही हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। इसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज। और ये आपका कैसा सेंटेंस हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसमें जो एक सेंटेंस है अपना अर्थ पूरा कर रही है, लेकिन दूसरा सेंटेंस क्या है? अपना अर्थ पूरा नहीं कर रही है। तो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है। दोबारा समझ लेते हैं। लिखा हुआ ही सेज दैट शी इज रीडिंग अ नॉवेल। इसमें हमें देखना है कि टोटल पेयर कितने हैं, और पेयर देखने के लिए हमें बहुत ही जरूरी है कि सब्जेक्ट को ध्यान में रखें और वर्ब को ध्यान में रखें। तो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट निकाला 2, वर्ब कितना निकाला? 2। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे टोटल कितने पेयर होंगे? 2 पेयर होंगे। तो 2 पेयर होंगे तो यानी कि 2 क्लॉजेस होंगी ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या देखना है कि एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर निर्भर है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि एक जो सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर है, क्योंकि वह कहता है कि वह एक नॉवेल पढ़ती है ना, निर्भर है ना। तो ये कैसा क्लॉज हो जाएगा? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा। और बेटा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को ही क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, यानी कि वो दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर है। ठीक है, और ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? तो कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक सेंटेंस अपना अर्थ पूरा कर रही है, जबकि दूसरा सेंटेंस अपना अर्थ पूरा नहीं कर रही है। क्लियर यहां तक? चलिए अब आगे नोट डाउन में लिखा हुआ है कि सिंपल सेंटेंस में क्लॉज नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है? सिंपल सेंटेंस में क्लॉज नहीं आएगा। इस बात को आप सभी भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सेंटेंस में क्लॉज नहीं आएगा, केवल एक सब्जेक्ट आता है और एक वर्ब आता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट आएगा और एक ही वर्ब आपको देखने को मिलेगा। बात करें आगे, तो यदि सेंटेंस में क्लॉज है तब या तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा या तो कंपाउंड होगा, और इसमें क्या है? कंजक्शन आएगा ही आएगा। देख लीजिए ना, आपको ऊपर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजक्शन आया था ना। अच्छा, मैं यहां भूल गया था, तो कंजक्शन रहेगा। क्या रहेगा? कंजक्शन रहेगा। जब भी आपका क्या है? क्लॉज कंजक्शन से जुड़ा रहेगा तो वो आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा। क्या होगा? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है ना। चलिए, हमने क्या बताया? यदि सेंटेंस में क्लॉज है तब कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड होगा, इसमें कंजक्शन आएगा। ऊपर आपने देख लिया, नीचे लिखा हुआ सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन नहीं आता है। सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन नहीं आता है, केवल एक सब्जेक्ट आएगा और एक वर्ब आएगा। इस बात को आप सभी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? अगला एग्जाम्पल ये कह रहा है कि राहुल वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। क्या बोल रहा है? बट ही फेल्ड। इसमें भी आपको सेम पहले की तरह काम करना है। क्या करना है? आपको सब्जेक्ट ढूंढना है और वर्ब ढूंढना है। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? राहुल हो गया। इसमें आपका वर्ब क्या हो गया? वर्कड हो गया। कंजक्शन क्या हो गया? ये हो गया। और इसमें वर्ब क्या हो गया? ये हो गया। यानी कि 2 सब्जेक्ट आपको नजर आ रहे होंगे, ये एक सब्जेक्ट, ये तो 2 सब्जेक्ट हो गए, 2 वर्ब हो गए। यानी कि बेटा इसमें टोटल पेयर कितने होंगे? तो 2 पेयर, यानी कि 2 क्लॉजेस हो जाएंगी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 2 क्लॉज, ठीक है। और एक बात, ये आपका कैसा क्लॉज होगा? तो ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कैसा क्लॉज होगा? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो अपना अर्थ है वो अपना पूरा कर रही है, तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा। और ये आपका सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आया आपको? राहुल वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। तो इसमें आपको देखना है कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है। तो आपने तो ढूंढ के निकाल लिया कि 2 क्लॉजेस आ गया, क्योंकि 2 सब्जेक्ट है और 2 वर्ब है। ये क्लियर? अब हमें ये देखना है कि क्या ये सेंटेंस में किसी और के ऊपर निर्भर है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि राहुल वर्कड हार्ड, राहुल बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन वह क्या फेल हो जाता है, यानी कि किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि दूसरे के ऊपर निर्भर है ही नहीं सेंटेंस, तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अगला एग्जांपल कह रहा है ही इज प्लेइंग अ मैच। ही इज प्लेइंग अ मैच। इसमें आपको क्या है? सेम वही बात। आप देखिए कि इसमें सब्जेक्ट कितने हैं और वर्ब कितने हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा कि सब्जेक्ट एक यहां हो गया और वर्ब आपका एक यहां हो गया, इज।
उसके बाद में कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, नहीं, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर ये कौन सा सेंटेंस होगा, तो सिंपल सेंटेंस होगा। कैसे? अरे बेटा अभी अभी तो बताया है, अभी भी याद नहीं आ रहा है तो बहुत मार खाओगे आप, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, खोपड़ी में दिमाग है तो उसका इस्तेमाल किया करिए, ठीक है ना। कौन सा सेंटेंस होगा बताइए आप सभी, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस होगा। क्यों होगा? अभी अभी सारा हम यहाँ पे गाना गा रहे थे, कौन सा गाना गा रहे थे कि सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही वर्ब होगा। तो बताइए यहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां तक जितनी बातें आपको बताई गई हैं उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है, ठीक है ना। चलिए, फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब अपने सब्जेक्ट और अपने टेंस के अनुसार चेंज हो जाए, उससे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और फाइनाइट वर्ब में ही हम किसको? सेंटेंस और टेंस को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। फाइनाइट वर्ब में किसको ध्यान में रखेंगे? सेंटेंस और टेंस को हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट और अपने टेंस के अनुसार ये क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। उससे ही हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। और अगले लेक्चर में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को और भी अच्छे तरीके से डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में हम क्या है उसको समझेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये वाला जो एग्जाम्पल है वो समझ में नहीं आया, या ये रूल है वो समझ में नहीं आया, या कुछ भी आपके मन में डाउट है तो उसको आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और देखिए, जो एक प्रैक्टिस क्लासेस चलने वाली थी उसको मैं जल्द ही बता दूंगा कि क्या मतलब प्रैक्टिस में होगा। जो भी रणनीति होगी मैं आपके साथ साझा जरूर कर दूंगा। जल्द ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।